गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवेश के गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए हैं, लगभग सब उसमें कवर हो जाता है। फिर कोई एक दो छोटी मोटी बातें होंगी, करते रहेंगे आगे, है ना। अब इस चैप्टर में स्टार्ट होने वाला पहला बेसिक लॉ, ये मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया क्योंकि वो पहला लॉ पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूँ, आपको उसको समझना सिखा दूँ, है ना। इससे मैंने पहले से इसको बोर्ड पे लिख दिया है। कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य बल को एक्सप्लेन करता है या उसकी कैलकुलेशन करता है। आवेशों के मध्य बल है, इसे इसको विद्युत बल भी कह सकते हैं। कूलाम ने इसको कैलकुलेट करा, इसे कूलाम बल भी इसे कहते हैं। यह बल केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू है। तो सब इन सब चीजों को या रूल को समझाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि बिंदु आवेश यहां पर क्या है, फिर अपन नियम चालू कर देंगे। आवेश के बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे आवेशित परत, ये भी आवेश का एक निकाय है। आवेशित तार, ये भी आवेश का एक निकाय है। आवेशित पट्टिका, ये भी आवेश का एक निकाय है। आवेशित गोला, स्फीयर, ये भी एक आवेश का निकाय है। ऐसे आवेश के अनेक सिस्टम में एक सिस्टम है जिसे बिंदु आवेश और अंग्रेजी में पॉइंट चार्ज कहते हैं, है ना। अब किससे अपन बिंदु आवेश कहते हैं, पहले ये क्लियर कर ले, फिर नियम पढ़ेंगे। यदि आवेश एक बिंदु पर केंद्रित हो या आवेशों का ऐसा समूह जिसमें आवेशों के बीच की दूरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, ऐसे समझना। जैसे ये गोला है, ठीक है। अब ऐसे तो ये आवेशित गोला कहलाएगा, ये सब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, आवेशित गोला कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2 मीटर दूर है, प्रेक्षण बिंदु कितनी मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, फिर आवेशित गोला नहीं कहलाएगा, फिर आप इसे कहेंगे बिंदु आवेश। तो सब सिस्टम को बिंदु आवेश तब कहते हैं जब आवेश एक बिंदु पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो। तो जैसे अपन पास थे, अगर निकट थे, तब तो ये क्या कहलाया, आवेशित गोला। लेकिन जब अपना प्रेक्षण बिंदु दूर चला गया तो इसी आवेशित गोले को फिर अपन ने क्या कह दिया, बिंदु आवेश, है ना। तो सब दोनों बातें हैं कि यदि आवेश एक बिंदु पर केंद्रित हो, जैसे नाभिक, नाभिक को आप क्या बोलोगे यहां पर, बिंदु आवेश, है ना। आवेशित गोले की त्रिज्या प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो आवेशित गोला नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा, बिंदु आवेश। तो कहने का मतलब आवेश के अनेक सिस्टम हैं, आवेशित तार, आवेशित प्लेट, आवेशित परत, आवेशित गोला, उनमें एक सिस्टम है बिंदु आवेश। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू है, अन्य किसी के लिए नहीं। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। आप कहो कि साहब दो आवेशित तारों के बीच में बल निकालने कूलाम के नियम से, पॉसिबल नहीं है। आप चाहो दो आवेशित प्लेटों के मध्य कूलाम के नियम से बल की गणना कर लें, पॉसिबल नहीं है। ये केवल एप्लीकेबल ही किसके लिए, ये केवल एप्लीकेबल ही बिंदु आवेश के लिए हैं। इससे इस आवेश की, इस नियम की बहुत बड़ी महिमा तो नहीं होगी, ये बहुत विस्तार में तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अपन पहला नियम पढ़ रहे हैं तो अपने को यानी मुझे डिटेल में समझाना आवश्यक है। मैं आपको केवल डिटेल में यही समझाना चाहता हूं कि कोई नियम कितने प्रतिबंधों के अंतर्गत होता है, उसके अंदर कितने प्रतिबंध होते हैं, ये हम अगर ढंग से समझ लें तो उसके होने वाले न्यूमेरिकल में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर। तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं कूलाम का नियम, बस आप इसकी कंडीशन को मैं फोकस करूंगा, हाईलाइट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि नियम में कितनी बारीकियां होती हैं। आगे फिर मेरे को ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं, 12th में पहला नियम पढ़ रहा आप तो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब सब पहले तो मैं एक बार सिंपल ही बोल देता हूं। कूलाम के अनुसार विराम अवस्था में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश व मान माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये तो एक रूल की तरह रूल है ना, जो मैंने आपको बोल दिया, बोर्ड पे भी यही लिख रहा है। मेरे को पूरा नियम समझा लेने दें, मुझे टाइम लगेगा, आपको अंत में मैं इस नियम को 2 लाइन में या 3 लाइन में खत्म कर दूंगा। पर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको डिटेल में सुनाना मेरे लिए जरूरी है, समझ गया? तो मेरे को मेरा काम करने दें, आपको कितना काम करना, लास्ट में मैं आपको 2-3 लाइनें बताता हूँ। क्लियर? समझा? अब देखो कितनी कंडीशन है। इसके अनुसार विराम अवस्था में स्थित, इसका मतलब ये नियम कहना चाहता है कि ये स्थिर आवेशों के लिए ही लागू है। अगर आवेश गतिशील है तो कूलाम का नियम उनके लिए लागू नहीं। ये कंडीशन नंबर 1। क्लियर? कंडीशन नंबर 2, ये केवल ये कह रहा है विराम अवस्था में स्थित किन्हीं 2, यानी अगर आप 2 से अधिक आवेश लेते हो तो डायरेक्ट कूलाम का नियम उसमें काम नहीं करेगा। वो कैसे क्या करना उसको फिर बाद में समझा जाएगा, लेकिन कूलाम का नियम केवल कितने आवेश अलाउ करता है? ओनली 2। तो ये कंडीशन नंबर 2, ये दूसरी कंडीशन। मतलब एक रूल में कितनी कंडीशन होती है आप देखिए ना। तो कूलाम के अनुसार विराम अवस्था में स्थित किन्हीं 2, कंडीशन नंबर बिंदु आवेश। बिंदु आवेश किससे कहते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। तो बिंदु आवेश एक आवेशों का निकायों में से एक निकाय है जिस पर ही केवल कूलाम का नियम लगता है। इसका मतलब कूलाम का नियम पूरे निकायों के लिए लागू नहीं है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण नियम तो नहीं होगा। तो ये है ना। तो सब विराम अवस्था में स्थित किन्हीं 2 बिंदु आवेशों, बिंदु आवेश मैंने समझा ही दिया आपको, ये इसकी तीसरी कंडीशन है के मध्य आकर्षण ऑब्लिक प्रतिकर्षण। तो सब आकर्षण ऑब्लिक प्रतिकर्षण में यहां आपको साफ समझ में आ जाना चाहिए कि जो बल निकल रहा है वो आकर्षण को भी कैलकुलेट करेगा और प्रतिकर्षण को भी कैलकुलेट करेगा। और विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरह नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है ना। बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, है ना, परिमाण के गुणनफल। परिमाण का मतलब यहां पर यह है कि आपको कूलाम के नियम में आवेश का चिन्ह काम में नहीं लेना है। आप आवेश का चिन्ह मत उतारिए। धन है तो भी धन लिखो, ऋण है तो भी धन लिखो। परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, है ना। तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती को अपन कंडीशन नंबर 4 मान लेते हैं। परिमाण का मतलब मैंने समझ ही दिया, क्या आवेश कूलाम के नियम में चिन्ह सहित रखाई में नहीं आएंगे। धन है तो भी धन लिखना है, ऋण है तो भी धन लिखना है। क्लियर? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये तो गणितीय कंडीशन है, ये तो हम साफ समझ रहे हैं, इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है सर, ये भी गणितीय कंडीशन है कि सब बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हम पहले 11 में पढ़ चुके, वह बल जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उन्हें व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले बल कहते हैं। ऐसे बल F is proportional to 1/r², जिनमें होता है वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले बल कहलाते हैं, है ना। तो ये बल जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाला बल है। ये कंडीशन नंबर इसकी 5 अपन प्रेजेंट कर देते हैं कि सब 5वीं कंडीशन है ना। फिर आपके लिए, बच्चे के लिए नियम यही खत्म हो जाता है, लेकिन कूलाम अपना काम पूरा करेंगे, है ना। फिर कहते हैं कूलाम बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। इसका मतलब कूलाम आपको बल की दिशा भी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं बल सदिश राशि है,
आवेशों के मध्य बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, यानी ये धन है, ये धन है। अगर ये दोनों धन है तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये सीधी सरल रेखा में ही पीछे जाएंगे, इनको मिलाने वाली रेखा की। और ये धन है, ये ऋण है, तो आकर्षण वो मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये धन है और ये धन है तो इस धन के कारण प्रतिकर्षण से ये इधर चला जाए, नो, बल्कि दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही होगी। आकर्षण है तो अंतर्मुखी, अंदर की तरफ तीर लिखना पड़ेगा आपको, और प्रतिकर्षण है तो बाह्यमुखी, बाहर की तरफ तीर का मुंडा रखते हुए, है ना, पर रहेगी बल्कि दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही। जैसे चित्र है तो Q1 Q2 के मध्य अगर आकर्षण है तो मैं इसमें एक बार जाहिर कर देता हूं, तो अगर आकर्षण है तो आकर्षण बस उसी रेखा पर ऐसे, ठीक है, अंतर्मुखी कहते हैं इसे। और यदि प्रतिकर्षण है तो वही बाहर की तरफ मुंह रखते हुए तीर, लेकिन मिलाने वाली रेखा की दिशा, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये भी कंडीशन ही है जो आपको कूलाम बता रहा है। एवं मान माध्यम पर निर्भर करता है, ये कंडीशन नंबर 7, ठीक है। तो कह रहे बल का मान सब जगह एक नहीं होगा, ये बल का मान माध्यम पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक इसमें नई चीज आपको बताइए। अब साहब इतना विस्तार में अपन क्यों जा रहे हैं, तो इस जैसा ही एक रूल है, इसमें कंडीशन देख ली अपन ने, तो एक रूल के अंदर कितनी बारीकी होती है ये मैंने उखाड़ के दिखा दी। एक बार फ्लो में सुनाता हूं। विराम अवस्था में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, तो बिंदु आवेश भी कंडीशन ही के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये भी कंडीशन ही है। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गणितीय कंडीशन, वह उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यह भी गणितीय कंडीशन है। तथा बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश, यह भी कंडीशन ही है। और मान माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर? अब तक Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, ये आपको डिस्टेंस से पता पड़ जाएगा। मैंने आर दूरी बिंदुओं के बीच ली है, इसका मतलब Q1 में कहाँ मान रहा हूँ, इस जगह पर, और Q2 कहाँ मान रहा हूँ, इस जगह। अगर ये गोले भी होते तो भी मैं Q1 और Q2 तो एक ही बिंदु पर मान रहा हूँ ना, इसका मतलब कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश है। क्लियर सर? तो पॉइंट चार्ज है, इसीलिए तो डिस्टेंस मैनेज हो पा रही है। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होता, यानी एक बिंदु पर उपस्थित आवेश नहीं होता, तो फिर डिस्टेंस कौन सी लेते अपन, तो अपन डिस्टेंस ले पा रहे हैं। इसका मतलब यह आवेश एक बिंदु पर अज्यूम किया जा रहा है, एक बिंदु पर इसकी कल्पना की जा रही है। समझिए साहब, इससे इसको बिंदु आवेश किया। तो साहब Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी r है। कूलाम के अनुसार बल आवेशों के परिमाण, चिन्ह लगाने नहीं, के गुणनफल के अनुपाती मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अब ये का ये आपने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा है। द्रव्यमानों के मध्य बल या गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वह उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये का ये आपने गुरुत्वाकर्षण। अब इसके बाद चेंजेज है। अब आप यहां तक तो पकड़ लिया आपने बात को कि विद्युत बल है, इसलिए आवेश आएंगे, आ रहे हैं, है ना। दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती ये भी है, डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर ये भी है। चलिए, दोनों में सेम करैक्टर है। गुरुत्वाकर्षण है क्योंकि द्रव्यमानों के मध्य है, विद्युत बल है क्योंकि आवेशों के मध्य, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, अब उसको पकड़ना, उसमें मुझे टाइम लगेगा, आपको सब रखना पड़ेगा, है ना। आपको पेशेंस रखना, मुझे टाइम दो, है ना। मैं आपको इसको एंड करते हुए सब समझा दूं। अब देखो इसके बाद F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां आ जाओ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां के एक समानुपातिक स्थिरांक है, यहाँ के
समानुपातिक स्थिरांक जिसे कूलाम नियतांक या कूलाम स्थिरांक कहते हैं, ये तो कूलाम में आए थे कूलाम स्थिरांक। के का मान ली गई मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है, नंबर 1। आप मात्रक पद्धति क्या ले रहे हो, यूनिट क्या ले रहे हो, उस पर के डिपेंड करता है। और नंबर 2, के माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें आपने ये दोनों आवेश रखे हुए हैं। तो यहां आकर हम गुरुत्वाकर्षण और कूलाम या विद्युत बल दोनों एक साथ चल रहे थे, यानी न्यूटन और कूलाम दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन एक जगह इनके बीच में विवाद पैदा हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जी का मान तो फिक्स है, 6.67 × 10⁻11 फिक्स है। जी के मान में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो चाहे आप चंद्रमा पृथ्वी लें, मून अर्थ लें, सन मून लें, सन अर्थ लें, जी का मान सदैव क्या रहेगा, 6.67 × 10⁻11। यहां ऐसा नहीं। तो यहां से न्यूटन और कूलाम दोनों साथ ही चल रहे थे, लेकिन यहां आके दोनों में विवाद पैदा हो गया। बस उस विवाद को मुझे समझाना है, क्लियर। तो सब गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता था, जबकि कूलाम बल उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें हमने दोनों बिंदु आवेश Q1 Q2 को रखा है। अब सब मैं किसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, स्वाभाविक है मैं किस में घुसूं, के में घुसूं। अब मैं के की ही बात करूं, बाकी और का तो उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं, और का तो बारे में आपको जानकारी है ही सही, क्लियर। तो अब मैं के की डिटेल में जाता हूं, क्लियर। आप पेशेंस रखना, मैं आपको समझाने का काम करता हूं, फिर अंत में मैंने आपको बताई 3 लाइन में सब खत्म कर दूंगा, है ना। वायु ऑब्लिक निर्वात के लिए क्लियर। अब यहां पे आप वायु ऑब्लिक निर्वात के लिए बोलूं मैं, यही बोल दूं कि माध्यम नहीं है तो, दोनों बातें एक ही। माध्यम नहीं है का मतलब क्या हो, निर्वात है ना। तो वायु ऑब्लिक निर्वात या माध्यम नहीं, दोनों बातें एक ही, ठीक है। तो पहले तो के का यूनिट निकालते हैं ना, एक से के यूनिट क्या होगी सर, F इंटू R² अपॉन Q1 Q2, ठीक है। के बराबर FR² Q1 Q2। इसका मान होता है 1/4πε0। मात्रा का आप यहां से निकाल लो, फोर्स यानी न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम। ये मैंने साहब के की वैल्यू दिखा दी, यूनिट सही। ये तो मैंने यूनिट के लिए का, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इंटू कूलाम इज इक्वल टू कूलाम। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। अब अपन तो माध्यम की बात कर रहे हैं, तो सब के में मैं लिखा 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो फिर ε0 किसको दर्शा रहा है, माध्यम नहीं, मतलब निर्वात को दर्शा। वायु क्यों लिख रखा उसका कारण बात। तो इसका मतलब यहां ε0 किसको दर्शा रहा है, निर्वात को। तो पहले तो ये जो सिंबल है इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, और मेरी आदत है ε0 बोलने की। अब चीजें होती हैं इसमें कोई चलता है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन इसको बोलेंगे। अपन ने नीचे 0 लगा दिया, 0 लगाया किसके लिए, निर्वात के लिए, वरना सिंबल तो होता है एप्सिलॉन, सिंबल तो होता है ये एप्सिलॉन। अब आप उसके नीचे R लिख दोगे तो एप्सिलॉन R, 0 लिख दोगे तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ये यहां किसको इंडिकेट कर रहा है ना, ये किसको इंडिकेट कर रहा है,
वायु ऑब्लिक निर्वात, इसको दर्शा रहा है। आप पढ़ क्या रहे हैं इस समय? विद्युत की पढ़ रहे हैं। तो एप्सिलॉन 0 वायु ऑब्लिक निर्वात की विद्युतशीलता को दर्शा रहा है, विद्युतशीलता को दर्शा रहा है ना? यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, इसको दर्शा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको ये दर्शा रहा है यहां पर। क्लियर सर? अब इसके क्या मायने होते हैं, क्या अर्थ होते हैं? तो आपको बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझो। यहाँ एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन का 0 लगाया अपने, वो ध्यान रखना। एप्सिलॉन 0 निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। सबसे कम मात्रा किसमें होगी? निर्वात में। और उसको दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल काम में लिया हमने? एप्सिलॉन। तो सब एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन 0 और के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो यूनिट क्या लिख दूं? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी बिल्कुल शांति से और थोड़ा स्पीड भी ले लेंगे। यहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा है। अपन हिंदी में समझे तो कि साहब कितना विद्युत वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में विद्युत की मात्रा सबसे कम होती है, ये ध्यान रखना है। कैलकुलेशन के बाद ये मात्रा कितनी प्राप्त होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये मात्रा मैं किसमें रख दूं? 2 में। तो बाई इक्वेशन 2 में रखें तो K इज इक्वल टू, यहां रखेंगे अपन 1/4, पाई का मतलब 3.14 और एप्सिलॉन का मान 8.854, 8.85 भी लिख सकते हो, 3 अंक तक लिखना जरूरी है ना, इंटू 10⁻⁻12। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ और K की वैल्यू, K का यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो सब एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात में विद्युत की मात्रा, यानी निर्वात की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैलकुलेटिव है, जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 सबसे कम है, लीस्ट, सबसे छोटी मात्रा है ये विद्युत की जो निर्वात में होती है। इसका कैलकुलेशन करके बताया गया, ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। इतनी बार आएगा, 4 चैप्टर 3-4 चैप्टर तक काम आता ही रहता है, तो ऑटोमेटिक याद है, इसको याद, इस सब ध्यान ही मत दो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है? तो K की वैल्यू ही आएगी। अगर CGS लेता मैंने कहा था K का मान माध्यम पे निर्भर करता है और मात्रक पे निर्भर करता है, यूनिट पे निर्भर। तो K अगर मैं SI लेता हूं तो कितना आता है? 9 इंटू 10⁻⁹। और CGS देता तो CGS में K 9 इंटू 10⁻⁹ है ना। अब ये अपन सब न्यूटन को मीटर में, न्यूटन को अपन चेंज करेंगे डायन में, मीटर स्क्वायर को करेंगे, कूलम्ब को करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। CGS में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 है ना। न्यूटन की जगह 1 न्यूटन पर 10⁻⁵ डायन, मीटर स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, कूलम्ब स्क्वायर। एक बार लिख देता हूँ मैं, आप छोटा सा कर देता हूँ ना, तो ये 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? 1 न्यूटन 10⁻⁵ डायन, मीटर स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर, अगेन 100 सेंटीमीटर, कूलम्ब स्क्वायर तो एक कूलम्ब बराबर कितना ESU? इतना ESU, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, तो 2 बार लिख दूं, ये हो गया 2 बार। अब आप देख लो, 3 3 9 कट गया और पावर सारी कट गई। ये पावर सारी कट गई तो 9 4 13, 13 में से -5 गया तो माइनस का प्लस का 8, सॉरी 9 4 सॉरी मीटर स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 4 रख दिया अपन ने, 3 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, तो पावर टोटल कितनी हो रही है?
ये +5 आएगा सर है। और ऊपर पावर कितनी हो रही है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन है ना। 9 5 14 14 और 4 18 और नीचे भी 9 9 18, तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो सब के का मान मात्रक में निर्भर करता है। ये तो अब सब अभी तक तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, वायु फ्री स्पेस की, यानी निर्वात की, यानी वायु की। तो सब 1 से F निर्वात इज इक्वल टू, अब के तो लिखे नहीं, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब दूसरा, क्योंकि आप वैक्यूम में हो तो फिर 1/4 एप्सिलॉन 0 के चक्कर में भी क्यों पढ़ो, उसका डायरेक्ट मान ही रख दो, 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R²। तो सब अगर मैं वैक्यूम में हूं तो फिर मेरे को कूलॉम लॉ ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे क्यों लिखूं मैं के को लिखना ही बंद करूं ना। मेरे को एक्सप्लेन करना था कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि साहब यहाँ पर के क्या है, और के की वैल्यू होती है, इसमें एप्सिलॉन 0 किसको दर्शाता है, निर्वात की विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। फिर मैंने मात्रा लिख दी, और निर्वात में 2 आवेशों के मध्य बल किससे लिख दिया, समीकरण 1 से। यहाँ के की जगह क्या आना चाहिए, 1/4 ऐसे। तो पहली बात तो आप के लिखने की परंपरा को बंद करो। अगर आप के लिखोगे तो फंस जाओगे, इसलिए आप डायरेक्ट के लिखो, डायरेक्ट के लिखो, के की जगह 1/4। अब तो जान गए ना, पहले तो के ही लिखते हैं, पहली बार पढ़ेगा वो आदमी तो के ही लिखेगा, लेकिन अब आप जान चुके हो तो अब के लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या लिख दो, 1/4 एप्सिलॉन 0। 1/4 एप्सिलॉन 0 लिखोगे, अपने आप सारा सीन क्लियर है। इसका मान 90। तो सब अगर माध्यम नहीं है तो आवेशों के मध्य बल ये होता है। तो साहब आपके 90-95% न्यूमेरिकल तो इसी से होते हैं। कोई न्यूमेरिकल आपको माध्यम के के ही नहीं रहा है, तो आप आवेशों के बिंदु आवेशों के मध्य बल में ये फॉर्मूला काम में लेना डायरेक्ट। ठीक है, अब साहब ये बिठा दूं, ये तो आपको समझा ही दिया मैंने पूरा, कंडीशन सही है ना। अब आप अगली बात, अब अपन बात करते हैं माध्यम होता तो क्या होता। ठीक है ना, तो ये मिटा दूं है ना, यहां तक रहने देता हूं। अगर माध्यम होता तो क्या होता, तो सब माध्यम होता तो क्या होता, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी भौतिक राशि पढ़ा देता हूं, एक फिजिकल क्वांटिटी को आप समझ लीजिए, ताकि फिर आपको आवेशों के मध्य बल माध्यम में भी निकालना आ जाए, है ना। तो अभी हम माध्यम में आवेशों के मध्य बल निकालेंगे, लेकिन उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी पड़ेगी, तो वो पढ़ते हैं। अब देखो दोनों बातें, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकता हूं, है ना, लेकिन अब क्या है कि पहले अपन वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं, बात तो एक ही रहेगी, है ना। तो सब पहले एक भौतिक राशि को समझो। अब एक बार के लिए ब्रेक दे दिया आपने। भौतिक राशि है आपेक्षिक विद्युत शीलता, या तो आप कहो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या आप इसको कह दो पराविद्युतांक, है ना। इसको कैसे भी दर्शाते, और इसको दर्शाने का दूसरा तरीका एप्सिलॉन आर भी है। तो सर रिलेटिव परमिटिविटी, या अपन दूसरा उसका नाम दे रहे हैं पराविद्युतांक। पराविद्युत यानी इंसुलेटर, पराविद्युत यानी कुचालक, और उससे संबंधित अंक। तो साहब ये जो के है ये नंबर है, और ये नंबर किससे रिलेटेड है, ये नंबर कुचालक, नॉन कंडक्टर, विद्युत रोधी से रिलेटेड है। तो जिस टर्म को आप पढ़ रहे हो यह इंसुलेटर के ही काम आएगी,
और के काम नहीं आते, उसको साफ लिखना पराविद्युतांक। दूसरी बात है ये यूनिट लेस नंबर है, अंक तो यूनिट लेस नंबर है, ठीक है। अब कौन सा नंबर है सब उसको, माध्यम की विद्युतशीलता, जैसे ठीक है अब आप वैक्यूम में तो रखने जा नहीं रहे हो, अब तो किसी मीडियम में ही लेके जाओगे, वैक्यूम से हटाओगे, सीधी सी बात है। तो वैक्यूम से हटाओगे तो फिर कहां ले गए, मीडियम में ले गए ना। तो बस उसी की अब तैयारी कर रहे हैं। तो सब वैक्यूम से आपने हटाया और दोनों चार्ज आपने किस में रख दिए, मीडियम। और वो मीडियम माइका यानी अभ्रक हो सकता है, वो मीडियम वाटर यानी पानी हो सकता है, वो मीडियम टेफ्लॉन कागज कुछ भी हो सकता है, कहीं भी आप आवेश रख सकते हो। टेबल है माइका पे में एक मतलब किसी कपड़े लकड़ी के उस पर भी रख सकते हो। तो पर वो वैक्यूम तो नहीं रहा ना, वैक्यूम एक अलग चीज है। और अब आप वहां से हटा के आवेशों को रख रहे हो तो उसको मैं या उसकी विद्युतशीलता को मैं एप्सिलॉन जीरो से तो नहीं दर्शा सकता ना। एप्सिलॉन जीरो तो केवल किसकी विद्युतशीलता को दर्शाता है, निर्वात। एप्सिलॉन तो किसी की विद्युतशीलता को दर्शा देगा जिसकी आप चाहो, लेकिन एप्सिलॉन जीरो तो ओनली फॉर किसके लिए, वायु ऑब्लिक निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर। तो सब मैंने कहा किसी माध्यम की विद्युतशीलता कोई सा भी माध्यम हो सकता है, तथा निर्वात की विद्युतशीलता जो सबसे कम होती है के अनुपात को पराविद्युतांक यानी आपेक्षिक यानी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये सब यूनिट एंड डायमेंशन लेस है ना, यानी बीमा तथा मात्रकहीन भौतिक राशि। अब आप समझना ये किसकी विद्युतशीलता है, जिस माध्यम में आप आवेश को लेकर जाने वाले हो। ये किसकी विद्युतशीलता है, वैक्यूम की, निर्वात की। अब इनके अनुपात को मैंने क्या कह दिया, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब क्योंकि एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन जीरो, और वायु के लिए ये किसके बराबर हो सकता है, एप्सिलॉन जीरो के। ऐसे आप यूं समझो एप्सिलॉन ऑलवेज भी ग्रेटर देन एप्सिलॉन जीरो, बराबर तो केवल वायु के चक्कर में लगाते हैं। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, यानी पराविद्युतांक का मान 1 से अधिक होता है। अगर वायु की बात करें तो वायु की विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, निर्वात के बराबर, जब भी तो मैंने ओब्लिक लगा रखा। तो एप्सिलॉन का मान वायु के लिए तो कितना होता है, लगभग 1 एप्सिलॉन आर का मान, और वायु को छोड़ दें है ना, तो सबके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होता है, जो मैंने पहले आपके सामने जाहिर कर दिया। तथा माध्यम की विद्युतशीलता किसके बराबर, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो। बस ये आप याद रखना, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो पहले मैं यहां पर थोड़ा सा स्टे देता हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। ये किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की। ये क्या है, पराविद्युत अंक यानी कुचालक से संबंधित अंक। पराविद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता, तथा माध्यम की विद्युतशीलता में अंतर है। समझो, प्रेम से स्लो कर देता हूं मैं, थोड़ा सा ना स्लो कर दूं, इनको मिटा दूं है ना। ये वैक्यूम के लिए चली रही थी बात, अभी माध्यम है ना। अब पहले इसको स्लोली समझो। आप स्लोली समझने में आप ये देखिए, ये जैसे
एप्सिलॉन आर अपन ने मान लो अभ्रक का लिखा, तो अभ्रक का परावर्तन कितना है, मान लीजिए सपोज 5 है, सपोज, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना। तो अभ्रक की विद्युतशीलता कितनी होगी, देखो पर यहां पर अभ्रक बटा निर्वात और परावर्तन कितना 5, तो बोलो अभ्रक की विद्युतशीलता कितनी होगी, निर्वात की 5 गुनी। तो परावर्तन तो कितना था अभ्रक का 5, और विद्युतशीलता कितनी है, निर्वात की 5। तो परावर्तन अलग चीज है, विद्युतशीलता। दोबारा, वाटर, जल, जल का परावर्तन 81 है, याद नहीं रखना कोई। ये तो क्या है, पराविद्युतांक, यानी जल से रिलेटेड अंक, पराविद्युत अंक है ना। अब जल की विद्युतशीलता कितनी होगी, तो जल अपॉन एप्सिलॉन 0, और परावर्तन कितना 81, लिख दिया। माध्यम कौन है इस समय, जल, बटा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन। तो बताओ जल की विद्युतशीलता कितनी है, निर्वात की 81 गुना। ऐसे आ जाओ वायु, वायु का पराविद्युतांक कितना होता है 1, वायु का पराविद्युतांक कितना होता है 1, वायु का पराविद्युतांक कितना 1, ध्यान रखना इसको ना। तो वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन वायु अपॉन एप्सिलॉन 0, इन एप्सिलॉन वायु माध्यम कौन है वायु, तो वायु अपॉन एप्सिलॉन आर का मान 1। तो बताओ वायु की विद्युतशीलता कितनी, एप्सिलॉन वायु बराबर एप्सिलॉन 0। वायु का पराविद्युतांक और वायु की विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, निर्वात की। इसलिए ये क्या लिख रखा है मैंने, देखो ध्यान से, वायु ऑब्लिक निर्वात, बस उसी वजह से यहाँ क्या लगाया मैंने बराबर। बाकी की अगर बात करते तो बाकी के लिए तो ये अंक बढ़ाइए, केवल वायु की विद्युतशीलता किसके बराबर है, निर्वात। तो ये बराबर चिन्ह किसकी वजह से आ रहा है, वायु की वजह से। बाकी सबका पराविद्युतांक 1 से ज्यादा ही होगा, केवल वायु का पराविद्युतांक किसके बराबर है, या वायु की विद्युतशीलता किसके बराबर है, निर्वात की विद्युत। तो पराविद्युतांक 1 है, विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर। पराविद्युतांक 5 है, विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की 5 गुनी के बराबर। ऐसे ही अब मैं ये बिठाता हूं ना, ये समझिए आप, जगह रखनी पड़ती है ना। ऐसे ही ये सब धातु, धातु का पराविद्युतांक अनंत है, क्योंकि पराविद्युतांक है, पराविद्युतांक का मतलब कुचालक से रिलेटेड अंक। धातु तो कुचालक ही नहीं, तो धातु के लिए इसका मान कितना होता है अनंत। धातु में सब आ गई, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी वगैरह। ये क्या है, धातु का पराविद्युतांक। बताओ धातु की विद्युतशीलता कितनी, तो धातु बटा निर्वात की इंटू अनंत। तो धातु की विद्युतशीलता कितनी आई साहब, अनंत। अब सीधे सीधे 2-3 ऐसे मौखिक से याद करवाता हूं। मान लो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन का पराविद्युतांक 2 है, पराविद्युतांक 2 है, विद्युतशीलता कितनी होगी, निर्वात की 2 गुनी। सीधे समझिए। कागज, कागज कुचालक है, कागज का पराविद्युतांक 8 है, पराविद्युतांक 8 है। कागज की विद्युतशीलता निर्वात की कितने गुना होगी, 8 गुनी होगी। चलिए एक और, जैसे रबर है ना, रबर का पराविद्युतांक 15 है, 15। रबर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी, 15। तो रबर की विद्युतशीलता बताओ निर्वात के कितने गुना, 15। समझ में आएगी बात। तो कहने का मतलब पराविद्युतांक अलग चीज है और विद्युतशीलता अलग चीज है।
या अगर आप समझना चाहते हो तो विद्युतशीलता निर्वात की पराविद्युतांक गुना होती है। विद्युतशीलता निर्वात की पराविद्युतांक गुना, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो साहब अब आपने क्या नाम से निर्वात में आवेशों के मध्य बल की गणना कर ली, ये रही। अगर माध्यम में करते हो, ये रहा माध्यम की विद्युतशीलता, ये तो माध्यम में बल की गणना करते हो तो देखो, अतः माध्यम में आवेशों के मध्य बल, ठीक है, ध्यान से देखना आप, F माध्यम क्लियर बराबर, बोलो क्या तो लिखना है 1/4π, अब बोलो एप्सिलॉन। बस आपको यही ध्यान रखना है। जब वैक्यूम है तो आप क्या लिखोगे एप्सिलॉन 0, और वैक्यूम नहीं है तो क्या है माध्यम है, तो माध्यम में क्या लिखोगे। इतना सा दिमाग होना चाहिए आपके अंदर कि साहब ये चीज हर जगह नहीं होगी, ये ओनली किसके लिए लागू है, निर्वात के लिए। माध्यम के लिए 4π एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, Q1 Q2/r², है ना, क्योंकि चार्ज हमें पता है, ये मैं पहले ही पता कर लिया, है ना। तो F माध्यम, चार्ज से रखो मान 1/εr, है ना, 1/4π एप्सिलॉन 0 रख दिया मानिए, Q1 Q2/r²। ये किसके बराबर है, 3 से देखो, 3 से F मीडियम, ये इसकी जगह क्या लिख दूं /3, F वैक्यूम, F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r। यानी आप यहां भी देख लो कि एप्सिलॉन r = F निर्वात बटा F मीडियम, ठीक है। चलो फिर वो तो अपन ने देखा, आप तो इस पर आ जाओ। अब सब वायु की बात ना करें, वायु के अलावा की बात करें, तो वायु के अलावा की बात करें तो एप्सिलॉन r > 1, इसलिए F मीडियम < F वैक्यूम। इसका मतलब अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम में आवेशों के मध्य बल निर्वात में आवेशों के मध्य बल की तुलना में कम होता है। इसका मतलब आवेशों के मध्य बल माध्यम पर निर्भर करता है। साफ, मैं एक छोटा सा सिंपल लेके दिखा देता हूं, है ना। अब दिख गया ना साहब कि साहब बस ये अभी मैं आपको एंड में फिर समझाऊंगा ना। जैसे मान लीजिए वैक्यूम में 2 आवेशों के मध्य बल है 100 न्यूटन, क्लियर, बस 2, 1 लाइन 2 3। अब वही आवेश है, वही डिस्टेंस है, वैक्यूम में तो कितना था 100 न्यूटन। इनको मैंने अभ्रक की प्लेट पर रख दिया, अभ्रक की प्लेट पर रख दिया तो बल बताओ कहां रख दिया, अभ्रक की प्लेट पर। तो F अभ्रक, F निर्वात कितना 100, अभ्रक का परावितांक इससे बड़ा मान लीजिए 5 मान लेते हैं, बल कितना रह गया 20 न्यूटन रह गया। वैक्यूम में कितना था 100 न्यूटन, और अभ्रक पर आते कितना हो गया 20 न्यूटन। इसका मतलब आवेशों के मध्य बल का सबसे ज्यादा मान किस में होता है, वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है। और निर्वात से हटाते आवेशों के मध्य बल का मान घट जाएगा, कितना रह गया, कम रह गया। चलो यही आवेश है, यही दूरी है, निर्वात में उनके मध्य बल 100 न्यूटन है। मैं इसको रखता हूं तांबे की प्लेट पर। अब बल देखें, तांबे पर रख दिया, तांबा निर्वात में तो कितना बल है 100 न्यूटन। तांबा धातु है, धातु का परावितांक अनंत,
बल कितना रह गया? 0। तो बल किस पे निर्भर कर रहा है? माध्यम पे निर्भर। साफ साफ दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना, कि बल किस पे निर्भर कर रहा है? माध्यम पे निर्भर कर रहा है। तो सब मैंने ये दो बातें कही थी कि सब ये बल मात्रक, जिसमें हम के का मान मात्रक पर निर्भर करता है, तो सीजी इसमें के का मान 1 है, एसआई में 9 × 10⁹ है, और के का मान माध्यम पे निर्भर करता है। तो वैक्यूम लोगे तो के बराबर वैक्यूम 1/4πε0, और माध्यम लोगे तो के बराबर 1/4πε। अब सब बस लास्ट मेरे को, क्योंकि आप पहली बार नियम पढ़ रहे हैं, तो मुझे तो इतना एक्सप्लेन करना जरूरी था, लेकिन अब आपको किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। भाई मुझे तो आपको समझाना जरूरी था। पहली बार पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये चीजें मैं ही समझाऊंगा। तो सब मेरे को तो इतना इसको एक्सपांड करना था, इतना फैलाना था, इतना लंबा लेना पड़ता था। लेकिन अब मैं आपसे बताता हूं कि अगर आज के बाद कोई भी आपसे कूलाम का नियम पूछे, तो ये कोई चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं, कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। आपसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कूलाम का नियम बोलो, तो आप डायरेक्ट बोलना कूलाम के अनुसार बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस, तथा अगर मैं निर्वात कहूं तो आप कहना 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 3 लाइन में खत्म। और अगर मैं माध्यम बोलूं तो आप बोलना F माध्यम बराबर 1/4πε Q1 Q2/R², है ना। बस आपके लिए खत्म। ये सारी आफत मेरी थी, ये मुझे समझाना पड़ता है इतना लंबा चौड़ा कि साहब आपको क्या क्या बताना है ना, क्या क्या चीज बतानी। तो पहली बार तो जैसे विद्युतशीलता है, यानी माध्यम में उपस्थित विद्युत की मात्रा को एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा को ε0 से दर्शाते हैं। ये चिन्ह ई की तरह नहीं है कि आप ई लिख दें, ई अलग चीज है और एप्सिलॉन अलग। एप्सिलॉन ऐसे घुमा के लिखा जाता है। और किसके क्या मायने हैं? सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात में होती है। कितनी होती है? 8.854 × 10⁻12। वो आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाए। के का मान निर्वात में कितना होता है? भाई यहाँ तो निर्वात है, तो यहाँ तो आप लिख ही सकते हो ना, 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। यहाँ नहीं लिख सकते, है ना। तो आपको बस कोई कूलाम का नियम पूछता है तो आप कह दो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, वो उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। खत्म। ज्यादा पढ़ाई करो ही मत, आप समझा ही नहीं पाओगे। ये इसकी डेप्थ को समझाने के चक्कर में अगर वैक्यूम में तो के तो लिखना ही नहीं आपको। जैसे मैंने के लिखा तो मैं तो फंस गया ना, मेरे को कितना समझाना पड़ा। आपके कभी लिखना ही मत, के लिखोगे नहीं तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर वैक्यूम है तो के की जगह क्या लिखोगे? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 1/4πε0 का मान तो फिक्स है इसी 9 × 10⁹ और अगर निर्वात नहीं है तो माध्यम है। माध्यम में आप ये ध्यान रखना, माध्यम में ε0 नहीं लिख सकते, ε0 केवल निर्वात में लिख सकते, तो 1/4πε। अब बस इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एप्सिलॉन बराबर εr × F। बस ये चीजें ये याद रखना जरूरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। ये सब ये कूलाम का नियम खत्म। सब जो भी पढ़ा है मैंने सब भूल जाओ, सब बेकार चीजें थी। बस ये सोच के छोड़ दो आप, बस मुझे ये याद है, क्योंकि ये मेरे बार बार चाहिए। मुझे बार बार ये चाहिए कि माध्यम है तो एप्सिलॉन और निर्वात है तो ε0। थैंक यू, काम खत्म। मस्त। तो इसमें ज्यादा पेन मत लेना कूलाम के नियम पे। बस मेरे को पहली बार समझाना होता तो डिटेल लेनी पड़ती है। आपको कोई पेन नहीं लेना, मैं न्यूमेरिकल करके दिखा दूं आपको अच्छे से अच्छे। ओके, थैंक यू वेरी मच।